नमस्ते। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि वेब ऐप को वीपीएस पर कैसे डिप्लॉय करें। अगर आप कुछ ऐसा बनाया है जैसे कोई साइड प्रोजेक्ट, एपीआई या वेब ऐप और उसे ऑनलाइन लाइव चलाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको यह बताएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह ट्यूटोरियल किसी भी तरह के वेब ऐप के लिए काम करेगा, चाहे वह नोड.जेएस, पाइथन या किसी भी अन्य फ्रेमवर्क से बना हो। शुरुआत में हम आपके वीपीएस को एक रेडीमेड टेम्पलेट से सेटअप करेंगे जिसमें ऐप्स डिप्लॉय करने के लिए सब कुछ है। फिर इसे एक डोमेन से कनेक्ट कर सुरक्षित और एक्सेसिबल बनाएंगे। अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक असली वेब ऐप कैसे डिप्लॉय करें। और अंत तक प्रोजेक्ट वीपीएस पर लाइव होगा जो 100% तैयार रहेगा। तो पहला कदम क्या है? एक वीपीएस प्लान चुनना होगा। हम एक रेडीमेड टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ऐप्स डिप्लॉय करने के लिए जो भी चाहिए शामिल है। और इसे एक्सेस करने के लिए मैं होस्टिंगर का इस्तेमाल करूंगा। होस्टिंगर के साथ शुरुआत करना आसान है। इनके प्लान किफ़ायती हैं, परफॉर्मेंस और स्टोरेज वेब ऐप्स के लिए बेहतरीन है और जो टेम्पलेट हम इस्तेमाल करेंगे वह पहले से कॉन्फ़िगर है ताकि आप तुरंत डिप्लॉय कर सकें। और अभी आप किसी भी होस्टिंगर वीपीएस प्लान पर 10% की छूट पा सकते हैं। ये छूट पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए लिंक पर जाएं या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करें और वहां सबसे पहले जो लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। ये हमारा स्पेशल पार्टनर लिंक है। इससे आपको बेहतरीन डील मिलना सुनिश्चित होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे आपको इस पेज पर ले जाया जाएगा। आइए क्लेम डील पर क्लिक करते हैं और इससे हम वीपीएस प्लान विकल्पों तक पहुंच जाएंगे। यहां मैं KVM 2 प्लान लेने की सलाह देता हूं। इसमें आपको 2 वर्चुअल CPU, 8 गीगाबाइट रैम, 100 गीगाबाइट NVMe डिस्क स्पेस और 8 टेराबाइट बैंडविड्थ मिलेगी। यह ज़्यादातर वेब ऐप्स के लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा है और अगर ज़रूरत हो तो आप बाद में कभी भी अपना प्लान अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं KVM 2 प्लान ही लूँगा, तो यहाँ मैं चूज़ प्लान पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आप चेकआउट पेज पर आ जाएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्लान की अवधि चुनने से। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 महीनों पर सेट होगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा बचत मिलेगी और एक फ्री डोमेन भी शामिल होगा। अगर आप चाहें तो 12 महीने वाला प्लान भी चुन सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी बचत होगी और वह फ्री डोमेन भी मिलेगा। और इस वीडियो के लिए मैं 12 महीने वाले प्लान के साथ जाऊंगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप चाहें तो डेली ऑटो बैकअप्स भी ऑन कर सकते हैं और आप अपने सर्वर का लोकेशन भी चुन सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से होस्टिंगर आपके सबसे नज़दीकी और सबसे कम लेटेंसी वाले सर्वर को चुनेगा, तो फिलहाल मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। और आखिर में चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपना ऑन पैरेटिंग सिस्टम चुनते हैं। शुरुआत करें OS विद पैनल पर क्लिक करके और हमें वहां डॉकप्लॉय टेम्पलेट मिलेगा। यह होस्टिंगर का उपयोग करने के सबसे बड़े फायदों में से एक है। वे ये सभी रेडीमेड टेम्पलेट्स शामिल करते हैं जो पहले से ही वेब ऐप्स डिप्लॉय करने के लिए जरूरी हर चीज के साथ प्री कॉन्फ़िगर होती है। तो मैं डॉकप्लॉय पर क्लिक करूंगा और यह उबुंटू और डॉकप्लॉय सेटअप आपको डॉकर कंपोज और डॉकप्लॉय पहले से इंस्टॉल करके देगा। इस तरह आप बिना कोई मैनुअल कमांड या खुद कुछ इंस्टॉल किए तुरंत वेब ऐप्स डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हैं। इसे चुनने के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा और अब हमारे पास डॉकप्लॉय टेम्पलेट चुना हुआ है। अब ऊपर स्क्रॉल करते हैं। सुनिश्चित करें कि यहां डिस्काउंट कोड लागू हो गया है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के उपयोग से यह आपके प्लान पर 10% छूट देगा। अब नीचे जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगला कदम है कि अगर आपके पास पहले से होस्टिंगर अकाउंट नहीं है तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। बस यहाँ अपना ईमेल पता दर्ज करें और फिर एक पासवर्ड बनाएं। फिर रजिस्टर पर क्लिक करें ताकि आगे बढ़ सकें। इसके बाद इस पेज पर आपको अपना बिलिंग पता और पेमेंट जानकारी दर्ज करनी होगी। मैं अब यह सब भर देता हूँ। अब मैंने अपनी बिलिंग जानकारी और पेमेंट जानकारी दोनों भर दी है। यहाँ से मैं सबमिट पेमेंट पर क्लिक करूंगा और पेमेंट सबमिट होने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। अब हमें एक रूट पासवर्ड बनाना होगा। यह मुख्य पासवर्ड है जिसका उपयोग आप अपने वीपीएस में लॉग इन करने और उस पर सब कुछ मैनेज करने के लिए करेंगे। आप इसे अपने सर्वर की मास्टर चाबी की तरह समझ सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि यह मजबूत हो और आपको याद रहे। यहाँ आपको एक SSH कुंजी जोड़ने का विकल्प भी दिखाई देगा जो बिना हर बार पासवर्ड टाइप किए सुरक्षित रूप से लॉग इन करने का एक और तरीका है। यह वैकल्पिक है और इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ रूट पासवर्ड का ही उपयोग करूंगा। यहाँ मैं अपना रूट पासवर्ड भरूंगा और एक बार जब यह भर जाए तो मैं नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यहाँ आपको एक मैलवेयर स्कैनर जोड़ने का विकल्प दिखाई देगा। यह मुफ्त है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं इसे डिसेबल करने जा रहा हूँ। यह सुनिश्चित करेगा कि हमें एक साफ सुथरी और बिना किसी समस्या के वीपीएस इंस्टॉल मिले। इसे डिसेबल करने के बाद मैं फिनिश सेटअप पर क्लिक करूंगा और अब हमारा वीपीएस हमारे लिए सेटअप होने जा रहा है। इसे पूरा होने में कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। अब हमारा वीपीएस सेटअप हो गया है। यहाँ आपको अपना SSH एक्सेस दिखाई देगा।
यह कनेक्शन कमांड है जिसे आप कॉपी कर टर्मिनल में पेस्ट कर सकते हैं ताकि सीधे अपने सर्वर तक पहुंच सकें। होस्टिंगर आपको एक बिल्ट इन ब्राउजर टर्मिनल देता है जिससे कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अगर आपने 12 महीने की योजना चुनी है तो आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिससे आप एक फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। मैनेज वीपीएस पर क्लिक करते हैं ताकि डैशबोर्ड खुल जाए। अब आप यहां होस्टिंगर वीपीएस डैशबोर्ड में हैं। यहाँ सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है अपने आईपी एड्रेस को नोट करना। आप इसे हमेशा अपने डैशबोर्ड में यहीं पा सकते हैं, लेकिन इसे लिख लेना एक अच्छा विचार है। हमें इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी जब हम अपना डोमेन कनेक्ट करेंगे। अब चलिए ऊपर दाईं ओर ब्राउजर टर्मिनल ढूंढते हैं। यहाँ होस्टिंगर आपको आपके वेब ब्राउजर के अंदर ही एक बिल्ट इन टर्मिनल देता है। ये बस एक कमांड विंडो है जहां से आप सीधे अपने सर्वर से बात कर सकते हैं। आइए यहाँ टर्मिनल पर क्लिक करते हैं ताकि यह खुल जाए और आपके ब्राउजर टर्मिनल के अंदर दृश्य कुछ ऐसा ही दिखता है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनिश्चित कर लें कि हमारे सर्वर पर सब कुछ अपडेटेड है। हम यहाँ एक बहुत ही सरल कमांड चलाना चाहेंगे। सबसे पहले sudo apt अपडेट टाइप करें, फिर 2 और चिन्ह टाइप करें, फिर हम टाइप करेंगे sudo apt upgrade। आप इस कमांड को वीडियो के विवरण में भी देख सकते हैं। यहां से अपने कीबोर्ड पर एंटर या रिटर्न दबाएं और ये हमारे वीपीएस को इंस्टॉल और अपडेट कर देगा। हम इसे इंस्टॉल और अपडेट होने के लिए 1 सेकंड देंगे और अब सब कुछ अपडेट और इंस्टॉल हो चुका है और हम आधिकारिक रूप से लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे हैं। एक बार यह हो जाने के बाद आप बस वीपीएस से बाहर निकल सकते हैं। ब्राउजर टर्मिनल टैब को बंद कर दें और हम वापस अपने होस्टिंगर वीपीएस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब अगली चीज जो हमें करनी है वह है डॉकप्लॉय को इंस्टॉल करना, और चूंकि हमने डॉकप्लॉय टेम्पलेट का उपयोग किया है, हमें जो भी चाहिए था वह सब कुछ पहले से ही हमारे लिए बैकग्राउंड में इंस्टॉल और रन हो रहा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास डॉकप्लॉय पहले से ही उपलब्ध है। हमें बस ऊपर दाईं ओर जाना है और मैनेज पैनल पर क्लिक करना है और यह डॉकप्लॉय सेटअप पेज खोल देगा। यहीं पर हम अपना एडमिन अकाउंट बनाएंगे। शुरुआत एक नाम दर्ज करके करें, फिर अपना ईमेल पता दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। इसके बाद नीचे जाएं और रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपको आपके डॉकप्लॉय एडमिन पैनल पर लाया जाएगा। यहां होम स्क्रीन पर आप अपने प्रोजेक्ट्स की सूची देखेंगे, साथ ही साइड बार में अन्य टूल्स और नीचे सेटिंग्स भी मिलेंगी। इस बात पर निर्भर करता है कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको नीचे एक अपडेट उपलब्ध होने का संदेश भी दिखे। आप चाहेंगे कि इसे तुरंत इंस्टॉल करें ताकि आपके वीपीएस पर सब कुछ सही से चले, तो मैं अपडेट अवेलेबल पर क्लिक करूंगा। आप यहां ऊपर वर्जन नंबर देख सकते हैं। आइए नीचे जाएं और अपडेट सर्वर पर क्लिक करें, फिर कॉन्फर्म पर क्लिक करें। अब डॉकप्लॉय अपने आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा और जब भी यह पूरा हो जाएगा खुद को रीस्टार्ट कर लेगा। और इसके साथ ही हमने अब डॉकप्लॉय का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। और अब जब हमने अपडेट इंस्टॉल कर लिया है तो आप एक महत्वपूर्ण चीज देखेंगे। यहाँ पेज के ऊपर लिखा है नॉट सिक्योर। इसका मतलब है कि हम अभी अपने सर्वर के आईपी एड्रेस के जरिए डॉकप्लॉय एडमिन पैनल को एक्सेस कर रहे हैं, न कि किसी ट्रस्टेड डोमेन से। और जब कोई साइट सुरक्षित नहीं होती तो आप जो भी जानकारी डालते हैं, जैसे कि आपकी लॉगिन डिटेल्स, वो नेटवर्क पर दूसरों के लिए उजागर हो सकती है। तो वेब ऐप्स डिप्लॉय करने से पहले हमें इसे ठीक करना होगा। हम यह काम एडमिन पैनल को अपने डोमेन से जोड़कर और एक सुरक्षा प्रमाण पत्र इंस्टॉल करके करेंगे। इससे हम डॉकप्लॉय एडमिन पैनल को सिर्फ रॉ आईपी एड्रेस की बजाय एक सामान्य वेबसाइट लिंक के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। और हम कनेक्शन को एन्क्रिप्टेड रखेंगे ताकि आपके डेटा और क्रेडेंशियल्स सुरक्षित और निजी रहें। शुरू करने के लिए नीचे बाएं कोने में सेटिंग्स पर जाएं, फिर वेब सर्वर पर क्लिक करें और यहीं पर हम अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सुरक्षा प्रमाण पत्र इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डोमेन कनेक्ट करने से पहले हमें पहले एक डोमेन खरीदना या सेटअप करना होगा। तो चलिए अपने डोमेन को कॉन्फ़िगर करने के लिए वापस होस्टिंगर डैशबोर्ड पर चलते हैं। फिर हम यहाँ डॉकप्लॉय पर लौटेंगे ताकि अपने एडमिन पैनल को सुरक्षित करना पूरा कर सकें। अब मैं अपने होस्टिंगर वीपीएस डैशबोर्ड पर वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ बाईं ओर जाऊंगा, डोमेन्स ढूंढूंगा और इस पर क्लिक करूंगा। डोमेन पोर्टफोलियो पर क्लिक करें। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अपना फ्री डोमेन क्लेम करें का विकल्प ढूंढूंगा। यहां मैं क्लेम डोमेन पर क्लिक करूंगा और मैं यहां अपना डोमेन नाम दर्ज करूंगा।
मैं MIVPS डेमो चुनूंगा, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा और यह डोमेन उपलब्ध है और मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपके पास पहले से किसी अन्य प्रदाता से डोमेन है तो आप उसी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप्स थोड़े अलग दिख सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया एक जैसी ही है। इस वीडियो के लिए मैं अपना डोमेन सीधे होस्टिंगर से ले रहा हूं ताकि मेरी VPS से जुड़ी सारी चीजें एक ही जगह पर व्यवस्थित रहें। तो मैं क्लेम डोमेन पर क्लिक करूंगा और अब वह डोमेन मेरे अकाउंट में रजिस्टर हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें जल्दी से अपनी ईमेल इनबॉक्स चेक करनी होगी और अपना ईमेल पता वेरीफाई करना होगा। आपकी ईमेल इनबॉक्स में आपको होस्टिंगर की तरफ से एक ईमेल मिलेगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। आपको बस वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। फिर मैं कॉन्फर्म पर क्लिक करूंगा और अब हमारा डोमेन इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो मैं कंटिन्यू टू होम पर क्लिक करूंगा, फिर हम ऊपर बाईं ओर डोमेन्स पर वापस जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा डोमेन नाम यहां है और अब यह सक्रिय है। अगली चीज जो मैं करूंगा वह है मैनेज पर क्लिक करना। फिर बाईं ओर मैं DNS सेटिंग्स खोलूंगा। अब चलिए यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं अपने DNS रिकॉर्ड्स तक और हम यहाँ 2 डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स को डिलीट करके शुरू करेंगे। पहला रिकॉर्ड सबसे ऊपर है जिसकी टाइप CNAME के रूप में लेबल की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस रिकॉर्ड को यहाँ डिलीट कर देते हैं। फिर मैं पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ ये A रिकॉर्ड ढूंढूंगा। हम आगे बढ़कर इस रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देंगे। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि हम पूरी तरह से साफ सुथरी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना डोमेन VPS से कनेक्ट करेंगे तो किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब चलिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि हम कुछ नए रिकॉर्ड्स जोड़ सकें। कुल मिलाकर हम 3 रिकॉर्ड्स जोड़ने जा रहे हैं और ये सभी हमारे VPS के IP एड्रेस की ओर पॉइंट करेंगे। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपना VPS IP एड्रेस लिख लेने के लिए कहा था। अगर आपको अपना VPS IP एड्रेस फिर से ढूंढना है तो बस यहाँ बाईं ओर जाइए और VPS पर क्लिक करें और फिर यहाँ DNS रिकॉर्ड्स पर वापस जाइए। पहले रिकॉर्ड के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टाइप A पर सेट हो। यहाँ नाम बस @ सिंबल ही होगा। और फिर points2 के लिए हमें इसे अपने VPS IP एड्रेस पर सेट करना है। मैं अपना IP एड्रेस यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा और फिर TTL के लिए मैं इसे 300 पर सेट कर रहा हूं। इसका मतलब बस इतना है कि यह DNS रिकॉर्ड थोड़ा जल्दी अपडेट होगा। यह सब हो जाने के बाद मैं ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा और वह रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बना दिया गया है। अब हम अपना दूसरा रिकॉर्ड जोड़ेंगे। एक बार फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि टाइप A पर सेट हो। नाम के लिए मैं इसे www में बदलने जा रहा हूं और यह बस यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई आपका डोमेन नाम टाइप करे तो साइट सही तरीके से लोड हो। हम एक बार फिर सुनिश्चित करेंगे कि यह हमारे VPS IP एड्रेस की ओर पॉइंट कर रहा है और मैं फिर से ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। आपको यहाँ एक पॉपअप मिल सकता है, बस अब कन्फर्म पर क्लिक करें। अब हमारे अगले रिकॉर्ड के लिए हम नाम को एडमिन में बदलने जा रहे हैं। हम इस सब डोमेन का उपयोग सीधे अपने डॉकप्लॉय एडमिन कंट्रोल पैनल की ओर पॉइंट करने के लिए करेंगे। हम बाकी सभी सेटिंग्स को वैसा ही रखेंगे। यहाँ दाईं ओर वापस जाएं, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करें और फिर कॉन्फर्म करें। अब मैं एनालिटिक्स के लिए एक आखिरी रिकॉर्ड जोड़ने जा रहा हूं, तो मैं नाम को एडमिन से बदलकर एनालिटिक्स कर दूंगा। हम इसका उपयोग बाद में अपने एनालिटिक्स डैशबोर्ड के लिए करेंगे, जो ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा डॉकप्लॉय एडमिन पैनल करता है। तो मैं ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा। और अब जब DNS रिकॉर्ड्स कॉन्फ़िगर हो गए हैं तो चलिए वापस डॉकप्लॉय एडमिन कंट्रोल पैनल में चलते हैं और अपने डोमेन को कनेक्ट करते हैं। फिर मैं यहाँ डोमेन सेट कर दूंगा। मेरे मामले में ये admin.myvpsdemo.cloud होगा, लेकिन आपके मामले में वह डोमेन नाम इस्तेमाल करें जो आपने अपने रिकॉर्ड्स सेट करते समय चुना था। उदाहरण के लिए वह admin.yourdomain.com हो सकता है या कोई भी सब डोमेन जो आपने चुना है। अब यहाँ अपना ईमेल पता दर्ज करें। ये कोई भी ईमेल पता हो सकता है जो आप चाहें। प्रोवाइडर के लिए हम लेट्स एनक्रिप्ट चुनेंगे और जब सब कुछ भर दिया जाएगा तो मैं यहाँ नीचे दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करूंगा। और अब हमने अपने डॉकप्लॉय एडमिन पैनल को एक डोमेन नाम असाइन कर दिया है।
तो अब अगर मैं admin.nmyvpsdemo.cloud पर जाता हूं, जो मैं यहां से कॉपी करके एक नया टैब खोलकर अपने डोमेन नाम को पेस्ट करके एंटर दबाकर करूंगा, तो अब मेरे पास मेरा डॉकप्लॉय एडमिन कंट्रोल पैनल है और मैं यहां लॉगिन कर सकता हूं। अगर मैं ऊपर बाईं ओर जाता हूं और यहां क्लिक करता हूं तो अब कनेक्शन सुरक्षित है। तो अब मैं यहां पहले दी गई अपनी जानकारी का उपयोग करके लॉगिन करूंगा। अब मैं फिर से लॉगिन हो गया हूं और मेरा डॉकप्लॉय एडमिन पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जब यह पूरा हो गया है तो चलिए अपनी पहली वेब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ने और अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही साधारण डेमो वेब ऐप डिप्लॉय करूंगा, जिसे मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया है। अगर आप भी एक एक कदम फॉलो करना चाहते हैं और बिल्कुल वही वेब ऐप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस गिटहब रिपॉजिटरी पेज पर आ जाएंगे। यहां आप हरे रंग के यूज दिस टेम्पलेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, फिर क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं जैसा आप चाहें। यह आपकी खुद की वेब ऐप की एक कॉपी बना देगा ताकि आप इसे डॉकप्लॉय से कनेक्ट कर सकें और डिप्लॉय कर सकें, वैसे जैसे मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अगर आपके पास पहले से ही वेब ऐप है जिसे आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वही है। तो चलिए वापस डॉकप्लॉय पर चलते हैं और हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देकर शुरू करेंगे। मैं इसे VPS वेब ऐप डेमो नाम दूंगा। अगर आप चाहें तो यहां एक विवरण भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इसे खाली ही छोड़ रहा हूं। यहां से क्रिएट पर क्लिक करें और अब आपने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है और अब ये तैयार है, लेकिन असल में प्रोजेक्ट होता क्या है? डॉकप्लॉय में आपका प्रोजेक्ट एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें आपकी वेब ऐप से जुड़ी सारी चीजें होती हैं। तो उदाहरण के लिए यहां मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग सर्विसेज बना सकता हूं। अगर मैं क्रिएट सर्विस पर क्लिक करता हूं तो यहां मैं एक एप्लीकेशन, एक डेटाबेस बना सकता हूं। डॉकर, कंपोज, टेम्पलेट्स और AI असिस्टेंट्स का उपयोग कर सकता हूं। इस वीडियो में मैं इनमें से 3 का उपयोग करूंगा। हम एक एप्लीकेशन बनाकर शुरू करेंगे जिससे हम अपनी वेब ऐप को डिप्लॉय कर सकें। फिर हम एक डेटाबेस बनाएंगे और फिर एनालिटिक्स ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए एक टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। फिलहाल चलिए अपनी एप्लीकेशन बनाकर शुरू करते हैं। यहां एप्लीकेशन पर क्लिक करें और एक बार फिर हम इसे एक नाम देकर शुरू करेंगे। मैं इसे डेमो नाम दे देता हूं और क्रिएट पर क्लिक करता हूं। और यहां आप देखेंगे कि एप्लीकेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारी डेमो एप्लीकेशन को खोल देगा और हमें वे सभी सेटिंग्स दिखाएगा जिनकी हमें ज़रूरत है। अब समय है कि हम अपनी गिटहब रिपॉजिटरी कनेक्ट करें और वेब ऐप को डिप्लॉय करें। आइए यहां नीचे प्रोवाइडर्स तक स्क्रॉल करें। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास गिटहब चुना हुआ होगा जिसे हम इस वीडियो में उपयोग करने वाले हैं। यहां आपको कुछ अन्य विकल्प भी दिखाई देंगे। गिटहब का उपयोग करके डिप्लॉय करने के लिए हमें पहले अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके लिए हमें अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। गिटहब चुने होने पर यहां सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर गिटहब बटन पर क्लिक करें। अगर आप किसी संगठन का हिस्सा हैं तो आप यहां इसे ऑन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे बंद ही रहने दूंगा। यहां से क्रिएट गिटहब ऐप पर क्लिक करें और मैं पहले से ही अपने गिटहब अकाउंट में साइन इन हूं, तो मुझे बस अपने ईमेल पते से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई वाया ईमेल पर क्लिक करें या यहां अपने गिटहब अकाउंट में लॉग इन करें और मेरे ईमेल पते पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। उस ईमेल से वेरिफिकेशन कोड कॉपी करें और यहां पेस्ट करें, फिर वेरीफाई पर क्लिक करें और यहां आपको अपनी गिटहब ऐप को एक नाम देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से डॉकप्लॉय आपके लिए यहां एक नाम अपने आप जनरेट कर देगा और इसे ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल ठीक है। यह नाम मुख्य रूप से डॉकप्लॉय और आपके गिटहब अकाउंट के बीच कनेक्शन की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहें तो इसे कुछ और साफ सुथरे नाम में बदल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। क्रिएट गिटहब ऐप पर क्लिक करें और आप यहां अपनी गिटहब ऐप को देख पाएंगे। आप यहां ये बटन देखेंगे जिस पर लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड। डॉकप्लॉय और आपकी गिटहब ऐप के बीच कनेक्शन को अंतिम रूप देने के लिए यहां इस बटन पर क्लिक करें। और अब हम उस गिटहब ऐप के इंस्टॉल और ऑथराइज स्क्रीन पर हैं जिसे हमने अभी अभी बनाया है। यहां गिटहब आपसे पूछ रहा है कि आप डॉकप्लॉय को किस स्तर की एक्सेस देना चाहते हैं। आप इसे या तो अपने अकाउंट के सभी रिपॉजिटरीज तक एक्सेस दे सकते हैं या केवल चुनी हुई रिपॉजिटरीज को चुन सकते हैं।
चीज़ों को सरल और सुरक्षित रखने के लिए मैं इसे केवल एक ही रिपॉजिटरी तक एक्सेस दे रहा हूं। तो मैं ओनली सेलेक्ट रिपॉजिटरीज पर क्लिक करूंगा। मैं यहां अपनी रिपॉजिटरी चुनूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं डिप्लॉय वेब ऐप ट्यूटोरियल रिपॉजिटरी ही चुन रहा हूं। मैं इसे यहां चुन लूंगा। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और इंस्टॉल एंड ऑथराइज पर क्लिक करूंगा। अब डॉकप्ले आपके प्रोजेक्ट का कोड गिटहब से खींच सकेगा ताकि वह अपने आप उसे आपके वीपीएस पर बिल्ड और डिप्लॉय कर सके। यहां से चलिए बाईं ओर प्रोजेक्ट्स पर वापस चलते हैं। हमारे प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, फिर हमारी एप्लीकेशन सर्विस पर क्लिक करें और अब जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम अपना गिटहब अकाउंट चुन सकते हैं। यहां इस पर क्लिक करें ताकि आप अपना गिटहब अकाउंट चुन सकें। मैं यहां अपना अकाउंट चुनूंगा। फिर रिपॉजिटरी के अंतर्गत डिप्लॉय वेब ऐप ट्यूटोरियल चुनें, या यदि आप अपनी खुद की वेब ऐप डिप्लॉय कर रहे हैं तो वह यहां दिखाई देगी। तो अपनी इच्छित रिपॉजिटरी चुनें, फिर नीचे जाइए और ब्रांच के अंतर्गत आपको मेन ब्रांच चुननी होगी। मैं इसे यहां चुनूंगा। फिर हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे और अपना बिल्ड टाइप चुनेंगे। यहां आपको यह सुनिश्चित करना है कि निक्सपैक्स चुना गया है। निक्सपैक्स शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान विकल्प है क्योंकि यह अपने आप पता लगा लेता है कि आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वह Node.js ऐप हो, पाइथन प्रोजेक्ट हो या फिर एक साधारण स्टैटिक वेबसाइट हो। निक्सपैक्स वह सब कुछ इंस्टॉल कर देगा जिसकी उसे सफलतापूर्वक चलने के लिए ज़रूरत है। तो निक्सपैक्स चुने होने के साथ मैं नीचे जाकर सेव पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहां ऊपर जाऊंगा और अपना गिटहब अकाउंट और रिपॉजिटरी चुने होने के साथ मैं फिर से सेव पे क्लिक करूंगा। अब जब ये हो गया है तो चलिए वापस ऊपर स्क्रॉल करते हैं और अब हम अपनी वेब ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले डिप्लॉय पर क्लिक करें, फिर कंफर्म पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट अब चल रहा है। आप यहां व्यू पर क्लिक करके लॉग्स देख सकते हैं। अब डॉकप्लॉय आपकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, आपकी ऐप को बना रहा है और उसे अपने आप शुरू कर रहा है। आप यहां पर ही प्रगति को देख सकते हैं और जैसे ही आपको यहां यह सफलता संदेश मिलता है जिसमें हरे चेकमार्क के साथ लिखा है डॉकर डिप्लॉयड, इसका मतलब है कि सब कुछ सही से काम कर गया है और ऐप अब लाइव है। अब हमें एक डोमेन सेटअप करना होगा ताकि हम इंटरनेट पर ऐप को वास्तव में एक्सेस कर सकें। तो चलिए इस टैब को बंद करते हैं। ऊपर डोमेन्स पर क्लिक करें और ऐड डोमेन पर क्लिक करें। यहां आप अपना डोमेन दर्ज कर सकते हैं या इस बटन का उपयोग करके एक डोमेन जनरेट कर सकते हैं। हमने पहले ही अपने डीएनएस रिकॉर्ड सेटअप कर लिए हैं, तो मैं यहां अपना डोमेन टाइप करूंगा। वो डोमेन होगा myvpsdemo.cl cloud। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और अपना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट टॉगल ऑन करते हैं। प्रोवाइडर के लिए हम फिर से लेट्स एनक्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करने से पहले चलिए जल्दी से कंटेनर पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3000 पर सेट है, जो मेरे लिए बिल्कुल सही है क्योंकि मैं एक Node.js ऐप डिप्लॉय कर रहा हूं। बस ध्यान रखें कि पोर्ट नंबर आपके द्वारा चलाए जा रहे एप्लीकेशन के प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है। अगर आप Node.js का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे 3000 पर ही छोड़ सकते हैं क्योंकि यही सबसे आम कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब सब हो गया है तो नीचे जाइए और क्रिएट पर क्लिक करें। और अब हमने अपनी वेब ऐप को एक डोमेन से लिंक कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे डीएनएस सेटिंग्स सही से काम कर रही हैं, वैलिडेट डीएनएस पर क्लिक करें। यह दिखाता है कि हमारी डीएनएस सेटिंग्स वैध हैं और सब कुछ सही से काम कर रहा है। हमारी डेमो वेब ऐप देखने के लिए यहां डोमेन पर क्लिक करें और अगर सब कुछ सही से हुआ है तो आपकी वेब ऐप यहीं आपके ब्राउजर में लोड हो जानी चाहिए। ये डेमो वेब ऐप जो मैंने बनाई है हमारे टेस्ट एनवायरनमेंट के रूप में काम करती है। यह इस बात की पुष्टि करने के लिए डिजाइन की गई है कि हमारे वीपीएस पर सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है जैसा होना चाहिए। यह सुनिश्चित करती है कि फ्रंट एंड एपीआई रूट्स और सर्वर खुद सभी सही तरीके से आपस में संवाद कर रहे हैं। पेज के ऊपर आपको 2 अलग अलग बटन दिखाई देंगे। आइए फेच डेटा से शुरू करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह हमारे सर्वर को कुछ लाइव जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेजता है। इस मामले में यह वर्तमान सर्वर समय वापस कर रहा है। अगर वह समय तुरंत और सही तरीके से दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका वीपीएस ऑनलाइन है, आपकी ऐप अनुरोधों का जवाब दे रही है और आपका सर्वर रूट पूरी तरह से काम कर रहा है। अब चलिए राइट डेटा का परीक्षण करते हैं।
हर बार जब हम इसे दबाते हैं तो यह सर्वर को एक छोटा सा अनुरोध भेजता है ताकि एक इवेंट को स्टोर किया जा सके और स्क्रीन पर काउंटर को अपडेट करता है। अभी यह अस्थायी इन मेमोरी स्टोरेज का उपयोग कर रहा है, इसलिए अगर हम फिर से डिप्लॉय या रीस्टार्ट करते हैं तो संख्या रीसेट हो जाएगी। लेकिन यह परीक्षण ये पुष्टि करता है कि डेटा फ्लो एंड टू एंड काम कर रहा है। और अंत में अगर हम यहाँ मैट्रिक्स सेक्शन में नीचे जाएं, आप एक लाइन देखेंगे जिस पर लिखा है DB फॉल्स। यह हमें बताता है कि ऐप अभी तक किसी असली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि हम जो भी स्टोर करते हैं वह अस्थायी है और अगर ऐप रीस्टार्ट होती है तो वह रीसेट हो जाएगा। इसे ठीक करने के लिए हम एक डेटाबेस कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा ऐप डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सके। और जब हम अपना डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे तो हम यहाँ इस पेज पर वापस आएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह वैल्यू ट्रू पर सेट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। आइए यहाँ ऊपर वापस जाइए और फिर से डॉकप्लॉय पर जाइए। ऊपर स्क्रॉल करें और प्रोजेक्ट्स पर जाएं। यहां अपने प्रोजेक्ट में वापस क्लिक करें, क्रिएट सर्विस पर क्लिक करें और फिर डेटाबेस पर क्लिक करें। यहां से हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करना है और इस वीडियो के लिए मैं पोस्टग्रेस का इस्तेमाल करूंगा। डॉकपॉली अन्य डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे पोस्टग्रेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा पसंद है। यह ज्यादातर वेब ऐप्स के लिए बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है और यह बहुत विश्वसनीय है। यहां नाम के लिए मैं इसे सिर्फ डेटाबेस नाम दूंगा। अगर आप चाहें तो एक विवरण भी जोड़ सकते हैं और नीचे यहां हमें कुछ जानकारी भरनी होगी। मैं डेटाबेस को एक नाम देकर शुरू करूंगा। मैं इसे बस AAP_DB नाम दूंगा। फिर आप अपना डेटाबेस यूजर नेम सेट करेंगे। मैं इसे app_user नाम दूंगा और फिर एक डेटाबेस पासवर्ड सेट करूंगा। आप अपने मामले में इन्हें जो चाहें नाम दे सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि अगर आप किसी असली प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यहां एक मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। ये क्रेडेंशियल्स वही हैं जिन्हें आपकी वेब ऐप बाद में डेटाबेस से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी। और जब सब कुछ भर जाए तो नीचे दाईं ओर जाएं और क्रिएट पर क्लिक करें। अब चलिए यहां अपना डेटाबेस खोलते हैं। अब यहां सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वह है डिप्लॉय करना। हम अपने डेटाबेस को डिप्लॉय करेंगे ताकि वह चालू और चल रहा हो। तो डिप्लॉय पर क्लिक करें और कंफर्म करें। अब आपका डेटाबेस डिप्लॉय होने जा रहा है। आप यहां लॉग्स के साथ प्रगति देख सकते हैं और नीचे आपको यह हरी सक्सेस संदेश मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि डिप्लॉयमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और ऊपर दाईं ओर से इसे बंद कर देते हैं। और अगर आप यहां यह हरा सर्कल देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेटाबेस अब सक्रिय है। अब नीचे स्क्रॉल करें और यहां इंटरनल क्रीडेंशियल्स क्षेत्र में जाएं। फिर इंटरनल कनेक्शन URL ढूंढें। इसे कॉपी करने के लिए यहां कॉपी बटन पर क्लिक करें और हम इसे इसलिए कॉपी कर रहे हैं क्योंकि यही वह पता है जिसका उपयोग आपकी ऐप आपके डेटाबेस से बात करने के लिए करेगी। और हम इसे अभी कुछ ही क्षण में अपनी ऐप से कनेक्ट करेंगे। अब आइए वापस अपनी एप्लीकेशन पर लौटते हैं। हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहां अपने प्रोजेक्ट में वापस क्लिक करेंगे। फिर यहां अपनी वेब ऐप में क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एनवायरनमेंट टैब खोलेंगे। फिर हम यहां इस आंख वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हम ऊपर क्लिक करेंगे और यहां आपको टाइप करना है database_URL बराबर और फिर उस पूरे कनेक्शन URL को यहां सावधानीपूर्वक पेस्ट कर दें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका डेटाबेस सही ढंग से कनेक्ट हो। यह डॉकप्लॉय को बिल्कुल बताएगा कि डेटाबेस कहां है और उससे कैसे कनेक्ट करना है। यह हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और सेव पर क्लिक करें। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि बदलाव लागू हो जाएं, यहां जनरल टैब पर ऊपर जाएं, फिर रिलोड पर क्लिक करें और कंफर्म करें। आप देखेंगे कि एप्लीकेशन सफलतापूर्वक रीलोड हो गई है। अब मैं यहां अपनी वेब ऐप पर वापस जाऊंगा, टैब खोलकर और पेज को रिफ्रेश करूंगा। आप यहां नीचे देखेंगे DB फॉल्स से ट्रू में बदल गया है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक लाइव डेटाबेस है। अब इस वेब ऐप पर लिखा गया कोई भी डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाएगा। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एनालिटिक्स ट्रैकिंग जोड़ते हैं ताकि हम वास्तव में देख सकें कि जब लोग हमारी वेब ऐप पर आते हैं तो क्या हो रहा है। चलिए ऊपर डॉकप्लॉय पर वापस चलते हैं अपना टैब खोलकर। चलिए प्रोजेक्ट्स पर वापस चलते हैं। यहां अपना प्रोजेक्ट खोलें, ऊपर दाईं ओर जाए।
और क्रिएट सर्विस पर क्लिक करें, नीचे जाए और टेम्पलेट ढूंढें और यहाँ हम एक टेम्पलेट सर्च करेंगे। आगे बढ़ें और उमामी टाइप करें। आपको ये यहाँ दिखेगा। नीचे जाइए और क्रिएट पर क्लिक करें, फिर कॉन्फर्म पर क्लिक करें और अब हम यहाँ उमामी में क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको डिप्लॉय पर क्लिक करना है ताकि इसे शुरू किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने डेटाबेस के साथ किया था। तो डिप्लॉय पर क्लिक करें, फिर कॉन्फर्म पर क्लिक करें और हम पहले की तरह लॉग्स देख सकते हैं ताकि पता चले सब कुछ कैसे चल रहा है। इसी लोड होने के लिए एक पल दें और यहां आप देख सकते हैं कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया है। अब यहां से लॉग्स बंद कर दें। फिर आपको यहां डोमेन्स टैब पर जाना होगा और यहां आप देखेंगे कि डॉकप्लॉय वास्तव में उमामी के लिए अपने आप एक डोमेन जनरेट कर देता है। लेकिन चूंकि हमने पहले ही अपना खुद का एनालिटिक्स ट्रैकिंग सबडोमेन सेटअप कर लिया है, इसलिए हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एडिट पर क्लिक करते हैं और यहां मैं analytics.nmyvpsdemo.cloud टाइप करूंगा। अब नीचे स्क्रॉल करें और यहां अपना सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ढूंढें। हम इसे ऑन कर देंगे। सुनिश्चित करें कि लेट्स एन्क्रिप्ट चुना हुआ है और फिर अपडेट पर क्लिक करें। अब इन बदलावों को दिखने में कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार यह हो जाने के बाद उमामी यहां मेरे एनालिटिक्स ट्रैकिंग सबडोमेन पर सुरक्षित रूप से चल रहा होगा और फिर यह हमारी वेब ऐप से लिंक करने के लिए तैयार रहेगा। यहां चलिए वैलिडेट डीएनएस पर क्लिक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है और यह कहता है डीएनएस वैलिड, जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। तो मैं यहां डोमेन पर क्लिक करूंगा ताकि उमामी डैशबोर्ड तक पहुंच सकूं और यहां आपको डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। यूजर नेम के लिए एडमिन होगा और पासवर्ड के लिए यहां आप उमामी टाइप करेंगे और आप कुछ ही पलों में पासवर्ड बदल सकते हैं। यहां लॉग इन पर क्लिक करते हैं और अब हम अपने उमामी डैशबोर्ड में लॉग इन हो गए हैं। अपना पासवर्ड बदलने के लिए ऊपर दाईं ओर जाइए और इस आइकन पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करें और फिर आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इस स्टेप को स्किप कर रहा हूं। यहां से हमें अपनी वेबसाइट जोड़नी होगी। ऊपर जाइए और सेटिंग्स पर क्लिक करें। ऐड वेबसाइट पर क्लिक करें। शुरुआत में इसे एक नाम दें। मैं इसे VPS डेमो नाम दे देता हूं और फिर यहां अपना डोमेन सेट करें। मेरे मामले में यह myvpsdemo.cloud है। ये जानकारी भरने के बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा। अब हमें इस वेबसाइट के लिए ट्रैकिंग कोड कॉपी करना होगा। आप वेबसाइट के बगल में एडिट पर क्लिक करके ट्रैकिंग कोड पा सकते हैं। ऊपर जाइए और ट्रैकिंग कोड पर क्लिक करें। फिर मैं यहां इसे हाईलाइट करूंगा और फिर इसे कॉपी कर लूंगा। अब अगली चीज जो आपको करनी है वह है अपने गिटहब रिपॉजिटरी पर स्विच करना। मैं यहां अपनी गिटहब टैब खोलता हूं और अपनी गिटहब रिपॉजिटरी के मुख्य पेज से मैं वेबसाइट में एनालिटिक्स ट्रैकिंग जोड़ने जा रहा हूं। ट्रैकिंग कोड को पेज के हेड सेक्शन के अंदर डालना होगा। ये HTML पेज का वह हिस्सा है जो कंटेंट दिखने से पहले सेटिंग्स और स्क्रिप्ट्स लोड करता है। सबसे पहले मुझे वह फाइल खोलनी होगी जो मेरे मुख्य पेज को नियंत्रित करती है। इस प्रोजेक्ट में वह पब्लिक फोल्डर में स्थित है और फिर index.html के अंदर आप जो वेब ऐप बना रहे हैं उसके अनुसार यह थोड़ा अलग हो सकता है। आमतौर पर जिन फाइलों में हेड सेक्शन मिल सकता है उनमें index.html, ap.html या layout.html शामिल हैं। मेरे मामले में मैं इसे यहीं index.html में खोलूंगा और आपको हेड सेक्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा। यह तीसरी लाइन से शुरू होता है और 18वीं लाइन पर खत्म होता है और आप यहां देखेंगे कि कुछ प्लेस होल्डर टेक्स्ट है जो हमें बताता है कि हमें यहीं उमामी ट्रैकिंग लिंक पेस्ट करना है। तो चलिए यहां गिटहब में कोड को एडिट करते हैं। कोड एडिट करने के लिए ऊपर दाईं ओर जाएं और इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। फिर मैं यहां प्लेस होल्डर टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगा और बस उस ट्रैकिंग लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे कि वह यहीं दिखने लगेगा। यह हो जाने के बाद मैं ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और कमिट चेंजेस पर क्लिक करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह बदलाव सीधे मुख्य ब्रांच में कमिट हो और फिर से कमिट चेंजेस पर क्लिक करूंगा। अब जब मैंने यह बदलाव कमिट कर दिया है, डॉकप्लॉय वास्तव में इस अपडेट को अपने आप पहचान लेगा और फिर से डिप्लॉय कर देगा।
सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही से काम कर रहा है, मैं वापस ओमामी पर जाऊंगा, ऊपर वाले टैब पर क्लिक करूंगा, फिर व्यू पर क्लिक करूंगा। अब मैं वापस अपनी वेब ऐप पर जाऊंगा और बस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब अगर हम फिर से ओमामी पर जाएं और यहां पेज को फिर से रिफ्रेश करें, अब हम देखेंगे कि यह सफलतापूर्वक पेज व्यूज को ट्रैक कर रहा है। और अब ये सब हो जाने के बाद आपने एक वेब ऐप डिप्लॉय कर ली है, एक डेटाबेस जोड़ा है और अपनी वेब ऐप में एनालिटिक्स ट्रैकिंग भी जोड़ दी है। अब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड जोड़ा था और गिटहब पर बदलाव कमिट किए थे, तो मैंने बताया था कि डॉकप्लॉय ने अपने आप मेरी वेब ऐप को फिर से डिप्लॉय कर दिया बिना मेरे कुछ किए। अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपके यहां भी सही से काम कर रहा है। तो मैं यहां वापस डॉकप्लॉय पर जाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहां अपनी वेब ऐप खोलूंगा। यहीं पर आपको ऑटो डिप्लॉय का विकल्प दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि यह चालू हो। अब जब भी आप गिटहब पर अपने कोड में कोई बदलाव करते हैं और उन बदलावों को कमिट करते हैं, तो आपकी वेब ऐप डॉकप्लॉय पर अपने आप नए कोड के साथ फिर से डिप्लॉय हो जाएगी। और अगर मैं यहां डिप्लॉयमेंट्स पर क्लिक करता हूं, तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान कितनी बार डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। डॉकप्लॉय में प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स भी हैं, जिससे आप बदलावों को लाइव करने से पहले टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहां प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स में क्लिक कर देता हूं। आप इसे यहां कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना वाइल्ड कार्ड डोमेन सेट करेंगे। डॉकप्लॉय इसी का उपयोग यूनिक प्रीव्यू लिंक जनरेट करने के लिए करता है, ताकि आप बदलावों को लाइव होने से पहले वास्तव में देख सकें। यहां आप तय कर सकते हैं कि एक समय में कितने प्रीव्यू एक्टिव रहे, और अगर आप चाहें तो उन्हें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के साथ सुरक्षित रूप से लोड कर सकते हैं। फिर प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स को सक्षम करने के लिए आप यहां इस टॉगल को ऑन करेंगे और अब प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स सक्षम हो गए हैं। इसके सक्षम होने के बाद हर बार जब आप कोई पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं या कोई अपडेट टेस्ट करते हैं, डॉकप्लॉय आपको उसे सुरक्षित रूप से रिव्यू करने के लिए एक त्वरित प्रीव्यू लिंक देता है बिना आपकी मुख्य ऐप को छुए, और यह बहुत ही मददगार हो सकता है। अपने वेब ऐप और वीपीएस को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने होस्टिंगर वीपीएस पैनल के अंदर ऑटोमेटिक बैकअप भी चालू कर सकते हैं। आइए वापस अपने होस्टिंगर वीपीएस पैनल में ऊपर जाएं, बैकअप्स एंड मॉनिटरिंग पर क्लिक करें और फिर स्नैपशॉट्स एंड बैकअप्स पर जाएं। नीचे जाइए, मैनेज बैकअप स्केड्यूल पर जाएं और सुनिश्चित करें कि यह साप्ताहिक वीकली पर सेट है। आप दैनिक डेली विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन वह एक पेड अपग्रेड है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि साप्ताहिक वीकली चुना गया है और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। और अब साप्ताहिक बैकअप्स चालू हो गए हैं। अब मैं यहां ऊपर अपनी डॉकप्लॉय टैब पर वापस स्विच करूंगा, प्रोजेक्ट्स पर वापस जाऊंगा और अपना प्रोजेक्ट एक बार फिर खोलूंगा। और यहां हम देख सकते हैं कि हमने जो तीनों अलग अलग सेवाएं बनाई थीं, वे सभी यहां दिख रही हैं। अब मेरी डेमो वेब ऐप, डेटाबेस और एनालिटिक्स ट्रैकिंग, ये सभी एक ही प्रोजेक्ट के भीतर एक साथ काम कर रही हैं। और अगर आप चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं, तो डॉकप्लॉय कई प्रोजेक्ट्स चलाने या अन्य वीपीएस सर्वर्स से कनेक्ट करने का समर्थन करता है, तो आप अपने टूल्स बदले बिना अपनी सेटअप को स्केल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें, जिससे आप अपने होस्टिंगर वीपीएस प्लान पर 10% की बचत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की और आपको अपनी पहली वेब ऐप सफलतापूर्वक डिप्लॉय करने में सहायता की। अगर आपको कोई समस्या आती है या कोई सवाल है, तो कृपया इस वीडियो पर कमेंट करें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।